बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। 768 दिनों के बाद मोदी 2 का विस्तार होने जा रहा है। नए चेहरे नए कैलेवर के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के 2022 सेमीफाइनल और 24 का फाइनल साधने की तैयारी में है, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़ें, बड़ी खबर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। कुछ देर में बीएल संतोष से करेंगी मुलाकात, बीजेपी मुख्यालय में होगी दोनों की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, वसुंधरा ने अपनी पसंद के नेताओं के नाम बताए। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार के पहले वसुंधरा दिल्ली पहुंची और उन्होंने अपने लोगों का नाम दिया और बीएल संतोष से बीजेपी मुख्यालय में कुछ देर बाद है उनकी मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर। 8 तारीख को मोदी कैबिनेट में विस्तार की खबरें हैं। टीम मोदी में करीब 29 मंत्री पद अभी खाली हैं, जिनको भरने की अब तैयारी है। कैबिनेट विस्तार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर में नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात भी हो सकती है। खबर है कि मोदी कैबिनेट में इन तीनों नेताओं की जगह पक्की मानी जा रही है। राजनीति के जानकार कयास लगा रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर मोदी कैबिनेट में यह बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। इसके अलावा टीम मोदी में यूपी के भी कई नेताओं को जगह मिल सकती है। यूपी का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाली रीता बहुगुणा के अलावा वरुण गांधी को भी टीम मोदी में जगह मिल सकती है। खबरों के मुताबिक इस मीटिंग के बाद कई मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का जाना एकदम तय माना जा रहा है। क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का है? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर? नहीं करने वाला हूँ ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। आपने दो नेताओं का बयान सुना, एक तो वो जो शायद मंत्री बन सकते हैं और दूसरे वो जो ऑलरेडी मंत्री हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ी बैठक। जेपी नड्डा से मिले बीएल संतोष, नड्डा के घर पर हुई दोनों की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, जी हां, मोदी सरकार 2 का ये विस्तार 768 दिनों के बाद जेपी नड्डा और बीएल संतोष की हुई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। चार लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी, इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। भाई, पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। ने जो बात कह दिया वो सत्य है। तो आप ही के ऊपर आप बताइए सर, क्या है? अरे तो आप देखिएगा ना, बातचीत फाइनल हो गई है। आप देखिएगा ना, मतलब माना जा रही है फिर पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार। सर एक छोटा सा सवाल, चूंकि एक छोटा सा सवाल सर, चूंकि है कि आपका नाम, ललन बाबू का नाम, या कहा जा रहा है कि 2 कैबिनेट। देखिए ऐसा है ना कि दिक्कत क्या है ना कि ये सारा आप ही लोग मीडिया में चलाते रहते हैं। ये तो आप लोग चलाते हैं ना, तो आप लोग वेट कर लीजिए। मतलब सब कुछ तय हो गया है? अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? जी हां, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आखिर यूपी चुनाव के पहले इस विस्तार के मायने क्या, और इस विस्तार के साथ साथ क्या 24 की तैयारी में है बीजेपी और साधने के लिए तैयार है बीजेपी नए चेहरे नए कलेवर के साथ। इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में मेरे साथ नेहा जोशी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं।
हमारे साथ भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत। जी हाँ सुरेंद्र जी, आपके भी राज्यों में बड़ी उठापटक चल रही है, चेहरे वहां भी बदले जा सकते हैं। आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर भदौरिया तो मुझे ऐसा लगता है 22 के ख्यालों में हैं। डॉक्टर भदौरिया, आपका भी स्वागत है। जी हाँ, आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले ये जानने की उत्सुकता, मुझे ऐसा लगता है कि पैनल में बैठे सारे हमारे पैनलिस्ट और उसके अलावा देश का सवाल देख रहे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो चेहरे कौन होंगे। तो भला जाना सबसे पहले नेहा जोशी के पास बनता है। नेहा जी बताइए, कौन कौन बन रहा है मंत्री? नमस्कार मनीष जी। देखिए 2014 के बाद से एक बड़ा चेंज जो भारत में आया है वो ये है कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। ये जो स्पेक्युलेशन है ये मीडिया में पहले भी होती रही है और जर्नलिज्म का एक एसेंशियल भाग भी है, जितना मुझे समझ में आता है स्पेक्युलेशन। लेकिन ये सारी स्पेक्युलेशन जो है वो स्पेक्युलेशन ही रह जाती है और जो सरकार के निर्णय होते हैं वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तो इस बार भी मैं अधिकृत नहीं हूँ बताने के लिए कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मुझे एक विश्वास जरूर है कि जब मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा तो हम महिला चेहरों को ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। एक और सारे जो हमारे भारत के विभिन्न रीजन हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो तमाम ये सारी चीजें जो हमारी पार्टी हमेशा से करती आई है और एक इंक्लूजन जो हम या समरसता की हम बात करते हैं उसको यहाँ पर हम बढ़ता हुआ जरूर देखेंगे। बढ़ता हुआ देखेंगे। नेहा जी, आपने बोलते बोलते एक बात कह दी और मुझे एक कहावत याद आ गई, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। आप भी जानते हैं आगे क्या है, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया मनीष जी, थोड़ा विस्तार से। मैंने ये कहा कि स्पेकुलेशन को लेकर आपने कहा कि यहाँ पर मांग कर कुछ नहीं होता, वो सरकार तय करती है, सब जानते हैं, हाईकमांड तय करता है, लगातार बैठकों के दौर जारी है। तो मेरा वो उस कहावत की ओर मैं आपको ले जा रहा था कि बिन मांगे मोती मिले। कई ऐसे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और आगे की कहावत क्या है ये आप भी जानती हैं, तो क्या आप इस ओर इशारा कर रही हैं? नहीं, मेरा इशारा था कि पहले ऐसा होता था कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट सब पहले ही लीक हो जाता था, तो मीडिया पहले से बता पाता था कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है। अब सरकार चलाने वाले भी बदले हैं और चलाने की पद्धति भी बदली है। तो ये जो निर्णय है ये सेंट्रल लीडरशिप द्वारा लिए गए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो स्टेट लीडरशिप है, वो एक दूसरे से संपर्क में है और तय किया जाएगा उनके द्वारा मिलकर। तो आप और मैं दोनों यही हैं, हमें पता चल जाएगा। जी हाँ, वो कागज राष्ट्रपति भवन जाएगा और प्रवक्ता होने के नाते आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है। नेहा जी, आऊंगा आपके पास क्योंकि मेरे साथ दो खास मेहमान यानी कि वो ये टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे आएंगे और सुरेंद्र सिंह राजपूत निश्चित ही यूपी को लेकर कटाक्ष करेंगे और डॉक्टर भदौरिया। सुरेंद्र भाई, आता हूं आपके पास। डॉक्टर भदौरिया, मेरा सवाल आपसे, केंद्र सरकार में बम्पर वैकेंसी है। डॉक्टर भदौरिया, देखिए, जब उत्तर प्रदेश और अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वो अभी हाल में ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की हार का मुंह देखा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे, उसमें भी उन्होंने हार का मुंह देखा है और उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी को अब, क्योंकि उन्होंने लगातार देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी कोई काम किया नहीं है। कोविड काल अभी गुजर के गया, आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों की बिना ऑक्सीजन मिलने से, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने से, वेंटिलेटर नहीं मिलने से, या सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलने से लोगों की तड़प के मौतें हो गई। और जिस तरह से लोग यहाँ पे ऑक्सीजन बगैर, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनता है, वो ऑक्सीजन लोगों को नहीं दे पाई। इसके मतलब ये जुमलेबाजी करती रही इतने दिनों तक। और जो हमारी अर्थव्यवस्था हमारे हिंदुस्तान की हुई है, वो अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि हमने अड़ोसी पड़ोसी राज्य से भी पीछे चले गए। जो बांग्लादेश हमसे 25 गुना 30 गुना पीछे हुआ करता था, आज वो 25 गुना 30 गुना हमसे आगे निकल रहा है। सोचिए आप, तो आज देश की हालत क्या, उत्तर प्रदेश की हालत तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से देश में और उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे शराब माफिया, भू माफिया और जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ा है, तो लोगों को इस बात का एहसास हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि अब 2022 में उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार नहीं आने वाली है, 2022 में बाईसाइकिल आने वाली है। तो वो अब योग्यता के आधार पे नहीं, जाति धर्म के आधार पे और पार्टियों का चेहरा देख के कैसे उन्होंने पार्टियों को अपना लुभाए। जो दल, छोटे दल जो उनके साथ अब तक अलायंस बनाए हुए थे, जिनको अभी तक वो पूछ ही नहीं रहे थे, वो पीछे पीछे घूम रहे थे कि सर हमारी भी सुन लो, सर हमारी भी सुन लो, सर कुछ तो करो, हम आपके साथ इतने दिनों से हैं,
हमारी भी सर कुछ सीटें आई हैं, तो वे ये बीजेपी वाले उसको दुत्कार देते थे, नहीं कुछ नहीं सुनना तुम्हारी, क्या सुनना तुम्हारी भाई, पीछे लगे रहो, काय को इतना दिमाग खराब करते हो। लेकिन उन्हें एहसास हो गया अब उनको दुत्कारने से काम चलने वाला नहीं है, अब उनकी डॉक्टर भदौरिया, द पीपल हु ड्रीम द मोस्ट गेट द प्लेसेस, एक कहावत, एक इडियम है अंग्रेजी में। मेरा आपसे ये कहना है कि इस पैनल पर सुरेंद्र सिंह राजपूत भी, आपने कहा बाइसिकल आने वाली है, सुरेंद्र जी को बिठाएंगे क्या आप? देखिए, हमारी साइकिल जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, जब साइकिल की सरकार आ जाएगी हम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि साइकिल तो आप सभी को चलानी चाहिए, आपको भी चलानी चाहिए और हमारे जितने नेहा जी हैं उनको भी चलानी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपने कलकत्ता में भी चलाई थी डॉक्टर भदौरिया, साइकिल तो आपने कलकत्ता में भी चलाई थी, वो वीडियो मैंने देखा था। अब तो देखिए कलकत्ता में लोगों का स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया, वहाँ टीएमसी का स्वास्थ्य देखिए कितना बढ़िया है। अब बीजेपी ने नहीं चलाई तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। गजब, देखिए वो यहाँ परेशान है, गजब का समाजवाद है डॉक्टर भदौरिया, आपका गजब का समाजवाद है और आपका इसके लिए अभिनंदन कि आप दूसरों के लिए जाकर वहां पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन समाजवादी के लिए आप केवल यूपी में सबसे ज्यादा साइकिल चलाएंगे। आऊंगा डॉक्टर भदौरिया आपके पास, डॉक्टर भदौरिया आऊंगा आपके पास। भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र भाई, दिल्ली में वैकेंसी बम्पर है, बम्पर वैकेंसी है और 20 से 22 चेहरे आने वाले हैं। यूपी में चुनाव है और इस विस्तार के बाद यूपी में भी विस्तार है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी। आई विश कि ये वैकेंसी जो होती बेरोजगारों के लिए होती, हर साल 2 करोड़ लोगों को बम्पर वैकेंसी मिलती, अच्छा लगता। अब ये वैकेंसी उन बेरोजगारों के लिए है जिनको नाम के लिए रोजगार दे दिया जाएगा, ये भी बढ़िया है। हम तो एक चीज आपसे कहते हैं कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इस पे कुछ मूलभूत सवाल हैं आपके सामने हैं कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से अगर रोजगार बढ़ जाए तो हम इसका स्वागत करेंगे, अगर पेट्रोल के, गैस के और डीजल के दाम घट जाए तो हम निश्चित तौर पर इस मंत्रिमंडल के बढ़ने का स्वागत करेंगे। इकोनॉमी अगर हमारी सुधर जाए तो इस मंत्रिमंडल के बढ़ने का स्वागत होगा। व्यापार सुधर जाए, व्यापार बढ़ जाए तो मझोले व्यापारियों को एक अच्छा मिल जाए तो हम निश्चित तौर पर इसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि अगर ये सब चीजें हो रही हो तो मंत्रिमंडल का विस्तार करें ये लोग, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे। आज इनके पास लगभग 60 मिनिस्टर हैं, अभी 20-25 जैसा आप लोगों ने बताया और बढ़ाएंगे, तो ये जंबो मिनिस्ट्री मिनिमम गवर्नेंस है कि मैक्सिमम गवर्नेंस है? आप एक चीज को थोड़ा सा देखिएगा, गवर्नमेंट मिनिमम है या मैक्सिमम है? और सबसे बड़ी बात मनीष भाई, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आप बता दें कि क्या नाम ये अर्जुन मुंडा किस मंत्रालय के मंत्री हैं, बगैर गूगल सर्च किए हुए। नेहा जी, गूगल मत सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। महेंद्र पांडे बता दें, मनसुख भाई बता दें किसके हैं। सच बात ये है कि 1.5 लोग मिनिस्ट्री चला रहे हैं, सारा पीएमओ पूरा मंत्रिमंडल चला रहा है, तो ये 200 मंत्री बनाए, कोई फर्क पड़ता है? 2 लोग मंत्रिमंडल चलाते हैं या 1.5 लोग मंडल चलाते हैं या 1.5 लोग मंत्रिमंडल चलाते हैं, तो इसके बाद कहाँ किसी की सुनी जाती है? 3-4 मंत्रियों को छोड़ के 5वें मंत्री को कोई नहीं जानता है। आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको एक चीज लगेगी, कहते ना कि बदल ले भेष अपना, वो कितना भी लहजा खुशनुमा कर ले, कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता। सुरेंद्र जी, नेहा जोशी आपका जवाब देना चाहती हैं, उन्होंने उंगली उठाई थी। नेहा जी, आप सुरेंद्र जी का जवाब दें तो पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। नेहा जी, आप सुरेंद्र जी का जवाब दें। मनीष जी, मुझे ना बड़ा ही मजा आता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनते हुए और खासकर सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी बड़ी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं इनको याद दिलाऊंगी, हमारे उत्तराखंड में हरीश रावत जी सीएम हुआ करते थे, दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे फिर पिछले चुनाव में। उनकी सरकार में एक छोटे से प्रदेश में 100 से अधिक उन्होंने लाल बत्ती वाले मंत्री बना दिए थे, दर्जाधारी मंत्री। तो देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और एक छोटी स्लिम सरकार, आप कांग्रेस वाले लोग बात ना करें तो अच्छा है। जहां तक बात है कि जंबो मिनिस्ट्री बनेगी, अरे साहब अभी तो बनी नहीं है। मैं जानती हूं कि आपको बड़ी उत्सुकता है क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, आगे और अच्छा चलने वाला है। यूपी की बार बार आप बात करते हैं, जिला पंचायत में कहां थे आप? ना आपके नेता दिखे, ना आपकी पार्टी दिखी, और कितनी सीटें जीते आप जिला पंचायत में? एक छोटा जवाब सुरेंद्र जी,
सुरेंद्र जी, मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटा जवाब नेहा जी की बात पर। बहुत छोटा जवाब देता हूं। नेहा जी बहुत शालीन, बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं। अगर हरीश रावत ने कोई गलती की थी, कहते ना बकरी पाती खाते ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। सच बात यह कि हमारी गलतियों के पीछे आप शिखंडी के रूप में क्यों झुकना चाहते हैं? अगर हमने बड़ा मंत्रिमंडल बनाया तो आप भी जब्बो मंत्रिमंडल बनाएंगे। हमने नहीं कहा था मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नमेंट। सुनिए हम आपके बीच में नहीं बोल। देखिए नेहा जी शालीनता रखिए, हम आपके बीच में नहीं बोले ना। आपको मैंने एक चीज बताई कि आप पूरा जंबो बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान के मंत्री हैं वो जानती हैं आप किसके मंत्रालय के? आप जानते हैं मनसुख भाई किस मंत्री किसके, अर्जुन मुंडा किसके? नहीं जानती। सुरेंद्र जी मुझे ब्रेक लेना है। सुरेंद्र जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, नेहा जोशी, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नए सिपा सालार के साथ 22 और 24 की तैयारी के लिए बीजेपी होगी तैयार। अब वक्त है एक ब्रेक का। देश का सवाल जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी 2 के विस्तार को लेकर देश का सवाल जारी है, लेकिन इससे पहले आ रही एक बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस नहीं बनेंगे मंत्री। चिराग पारस अगर मंत्री बने तो कोर्ट जाऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान का केंद्र सरकार को संकेत, निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं पारस। चिराग एलजेपी के कोटे से नहीं बनेंगे मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 4 और सांसदों के साथ, और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभव था प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में। बिहार चुनाव में चिराग ने कहा था मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। अब देखते हैं कि क्या मोदी जी ये सुन पाए हैं जो चिराग ने कहा, या पारस बनेंगे मंत्री। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ देश का सवाल में मेहमानों का पैनल, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, नेहा जोशी, हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत। आप सबका स्वागत है। पहले ब्रेक के पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास नहीं जा पाया था। पुष्पेंद्र जी, विस्तार हो रहा है, कई चेहरे सामने आएंगे और इसके साथ साथ नए कलेवर, नए चेहरों के साथ चिराग की ये जो वाणी है, चिराग ने अभी जो कहा है, आपको लगता है ये मोदी सरकार को सचेत करने के लिए चिराग ने कहा है कि आगे अगर आप ध्यान रखें, अगर मंत्री पद में ये चेहरे आए तो बवाल निश्चित होगा? बिल्कुल मनीष जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि चेहरे बदलने से जरूरत ज्यादा है इस समय कि सरकार अपनी नीयत बदले। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस जी की बात है, तो वो उनका घरेलू मामला है। बीजेपी तो ये चाहती है कि किसी भी पार्टी का नेता अगर अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करता है तो उसको समर्थन देती है, उसको आगे बढ़ाती है। इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाने में बीजेपी को महारत हासिल है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे वो पशुपतिनाथ पारस जी हो। इस तरह से वो जो नेता अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है। शायद इसी का नतीजा है कि अभी हम आपके चैनल पे देख रहे हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पशुपतिनाथ पारस जी शायद मोदी मंत्रिमंडल के चेहरे हो सकते हैं। लेकिन मैं इससे बड़ी बात ये कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों समेत खुद भी भारत की जनता के लिए काम करें, उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखें जो वो नहीं रख रहे हैं। जैसे अभी कोरोना के दौरान पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे, और जब चुनाव लड़ चुके तो चुनी हुई सरकारों से लड़ने लगे। दिल्ली में हमारी आम आदमी लेकिन पुष्पेंद्र जी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ये देश की सेवा ही करेंगे। उसी दौरान उन्होंने
पुष्पेन जी, जो मंत्री बनेंगे वो आखिर देश की सेवा करेंगे, अलग अलग विभागों के काम में गति आएगी। एक एक मंत्री पर जो लोड है, जिस तरह से पीयूष गोयल के पास 3, नितिन गडकरी के पास 2, निर्मला सीतारमण के पास 2, स्मृति ईरानी के पास 2, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 4 मंत्रालय। तो ऐसी सूरत में जब ये सारे मंत्री इतने मंत्रालय लेकर अगर चलेंगे तो काम कैसे होगा? तो ये नए चेहरे आएंगे तो काम करेंगे। पुष्पेन जी, आता हूं आपके पास। नेहा जोशी, जहां तक मंत्री बनाने की बात है, जो अलग अलग दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका ये मानना है और कहना है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी उनसे बात हो रही थी, तुजा कर, अटका कर, लटका कर बाद में मंत्री बनाना, ये बीजेपी की आदत है। अब मनीष जी देखिए, किन लोगों से आपकी बात हुई है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विवेक है। संगठन तय करेगा प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कि किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में डालना है। जैसा कि आपने कहा, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज्यादा मंत्रालय भी हैं, तो हो सकता है उस काम को थोड़ा बांटा जाए, कुछ युवा चेहरों को मौका दिया जाए, कुछ महिलाओं को इसमें लाया जाए, कुछ अलग अलग जो भारत की विभिन्न प्रांत हैं, कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी। नेहा जी, कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी, कुछ को तो गवर्नर बना दिया गया है आज। मैं अब मनीष कोई भविष्यवाणी कर सकती, अगर ऐसी कोई क्षमता मेरे अंदर होती मैं जरूर कुछ बोलती, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भी हम बातें कर रहे हैं सब कयास ही है। चाहे आप किसी लीडर का यहाँ पे नाम इनको दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा, ये सारे राजनीतिक कयास हैं और मीडिया और राजनीति दोनों में ये चलते रहते हैं। लेकिन फाइनली जो भी तय करेंगे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे देश के भले के लिए। जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सहयोगी दलों को साथ लेकर मंत्रिमंडल को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना और सेमीफाइनल और फाइनल जीतने के लिए ये जरूरी होता है सियासत में। इसमें कोई नया तो है नहीं। डॉक्टर भदौरिया, आपकी भी सरकार रही है, आपने भी कई विस्तार किए हैं, तो डॉक्टर भदौरिया, आप लोगों को क्यों खराब लग रहा है या आपके गले के नीचे ये बात क्यों नहीं उतर रही? नहीं, मुझे कोई खराब नहीं लग रहा है। मुझे तो बस ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब वो सत्ता से हटने वाली है। तो जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि अब जनता ने उसको नकार दिया है, तो वो अपने हाथ पैर मारता है किस तरह से शायद मंत्रिमंडल विस्तार करके बच जाए, शायद हम कुछ चेहरे ले आए, कुछ अलग जाति धर्म के चेहरे ले आए तो वो शायद हमारी नैया पार कर दें, या कुछ दल के चेहरे ले आए तो शायद वो मेरी नैया पार कर दें। तो जब आदमी का हाथी खो जाता है तो तकिया के नीचे भी खोजने लगता है, आप जानते ही हैं। तो उनका तो ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जमीन खसक चुकी है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार हो रही है पूरे देश के अंदर में, तो जनता तो समझ रही है ना। जब जनता को एहसास हो गया है, ये सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, जो माइनस, और 5 ट्रिलियन की तो बात छोड़ो, यहाँ पे 1 ट्रिलियन की बात छोड़ो, -7 GDP ले जाके खड़ा कर दिया। ये सरकार हमें विश्व गुरु बनाने चली थी, विश्व गुरु की बात छोड़ो, हम अपने ही गुरु नहीं बन पा रहे। जो हालत उत्तर प्रदेश और देश की कर दी है कि हम अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्य से भी नीचे चले गए। तो इसलिए अब ये एहसास लोगों को, देश के लोगों को हो चुका है कि अब वो करिश्मा जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ सच जुमला मार्केटिंग इवेंट, जो कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना है, सुबह कुछ बोलेगी, शाम को कुछ बोलेगी, फिर दूसरे दिन पलट जाएगी। तो इनका तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। शाम 5:30 बजे लेंगे शपथ नए मंत्री, नए चेहरे कल लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे मोदी कैबिनेट के मंत्री। कल होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, कल होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। कितने लोग शामिल होंगे, कौन चेहरे होंगे, इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन हां, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लगभग 20 से 25 के बीच में नए चेहरे मोदी कैबिनेट में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम 5:30 बजे होगा विस्तार। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र जी, कल शाम बात 8 तारीख की थी, बात आ गई 7 तारीख पर। देखिए, इनकी जितनी जल्दी हो जाए, संशय के बादल जितने छटे उतना अच्छा है। और हो सकता है नरेंद्र मोदी जी अब अपनी पीएमओ से निकाल करके देश की सरकार को, मंत्रिमंडल को दे दें।
अब तक तो सिर्फ पीएमओ चला रहा है। अब तक तो पीएमओ के 1.5 लोग, चाहे वो शाहजी आधे और पूरे नरेंद्र मोदी जी और बाकी सारे के सारे इनके अधिकारी चला रहे हैं सरकार को। आगे अगर ये लोग गवर्नेंस को बढ़ाना चाहेंगे तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं नेहा जी को भी मंत्री बनाएं, क्यों नहीं बनाएंगे भाई। सच बात यह है कि अब हम तो एक ही बात कहते हैं कि इस मंत्रिमंडल के बाद आम जनता के लिए क्या बदलेगा। सुरेंद्र जी इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। और जिस तरह से 8 तारीख को लेकर अटकलें थी, कल शाम 5:30 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। राकेश, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, 8 तारीख की अटकलें थी, 7 तारीख को शाम 5:30 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। राकेश, हमेशा से सरकार में सरप्राइज एलिमेंट छुपा रहता है। देखिए मनीष जी, आप जिस तरह से मोदी सरकार की मोदी 1.0 से ही आप लगातार देख रहे हैं कि अपने निर्णयों से जो है लगातार लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। और इस बार भी मोदी 2.0 का मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कि लगातार अटकल लगाई जा रही थी कि गुरुवार 10:30 बजे होगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से, जो टॉप सोर्सेज हैं, वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में कल शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक राकेश इस बड़ी खबर पर आपने जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि आपके पास वो नाम भी सामने आ जाएंगे कुछ ही देर में कि आखिर कल शाम 5:30 बजे कौन कौन रहेगा राष्ट्रपति भवन में मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, आपके पास आते रहेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। पुष्पेंद्र जी, एक सरप्राइज एलिमेंट, जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश कह रहे थे कि मोदी 1 से लेकर मोदी 2 यानी मोदी कैबिनेट के 2 का ये दूसरा विस्तार, यानी सरकार बनने के बाद पहला विस्तार, अचानक 8 तारीख अब 7 तारीख शाम 5:30 बजे। जी बिल्कुल, मैं आपसे पहले भी कह रहा था मनीष जी कि हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का विस्तार करने का, उनको करना चाहिए। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि दूसरी पार्टियों में जो विश्वासघाती लोग हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं और ये गलत परंपरा है। हम इसका विरोध करते हैं। मोदी जी को हम लोग ऐसे नहीं तानाशाह कहते। अभी मैं तो नेहा जोशी जी को बधाई देना चाहता हूँ, मेरी बधाई स्वीकार करें कि रिपोर्टर्स विदाउट पुष्पेंद्र जी, ये काम करने की शैली भी हो सकती है। पुष्पेंद्र जी, ये काम करने की शैली भी हो सकती है। किम जोंग उन उसकी कस्टडी में रखा है, जिन्होंने प्रेस पे प्रतिबंध लगा रखा है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, नेहा जोशी, आज सब लोग देश के कार्यक्रम में आए। देश का सवाल का आप कार्यक्रम में अपनी पार्टी की राय रखी और आखिर कैसा होगा मंत्रिमंडल, इस पर आपने चर्चा की। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार सरकार की ओवरहॉलिंग से ज्यादा कुछ और नहीं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।